हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है 50% आपके जो सब्जेक्ट होता है यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 50% जो है एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। यानी आपको टोटल एग्जामिनेशन में 70 एमसीक्यूज पूछा जाता है और 70 में से 35 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, 35 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी भी ऑनगोइंग है। लास्ट डेट है 16 जैन, ठीक है, यानी 16 जनवरी को आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यानी आपके पास गिनकर यहाँ पर 4 to 5 डेज ही रिमेनिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म एंड होता है उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके तो आप बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रख दीजिए। सीट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये आगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेस है इस यूनिवर्सिटी में, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ये सीट्स एंड उनके सब्जेक्ट्स ये उसके बेसिस पर निकालने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिलअप करें। तो देखिए, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखना ही है क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन लास्ट डेट आपकी करीब आ रही है। और उसी के साथ साथ जैसे आपकी लास्ट डेट एंड हो जाएगी उसी के साथ साथ आपके सीट एंड सारी चीजें जैसे सब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, पर्टिकुलर कितने फील्ड में कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और उस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन फॉर्म, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये फॉलो करना है सारा प्रोसीजर। तो आपको जल्द से जल्द, मैं आपको फर्स्ट थिंग बता दूं, आपको जल्द से जल्द आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर रख देना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है पेपर 1 की हम आपको प्रिपरेशंस करवाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिजल्ट लगा था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। 85 to 90% स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स की हेल्प से उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया था। तो जल्द से जल्द, जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 to 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। एक पैमाना केवल संख्या को वस्तु की विशेषता के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए वस्तुओं को निर्दिष्ट करता है। A dash scale only assigns names to object to classify objects according to the characteristic of interest.
इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक कौन सा ऐसा एक पैमाना है, मतलब ऐसा एक कौन सी स्केल है आपकी जो केवल आपके जो वस्तु है, वस्तु के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब उनके विशेषताओं के बेसिस पर आपके वस्तुओं को निर्दिष्ट करता है। मतलब एक कौन सी ऐसी स्केल है जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के काम आता है और क्लासिफाई करने के काम आता है। सो याद रखिएगा आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है, इसमें आपके 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो डायग्राम, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस डायग्राम में ये 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स जैसे आप देख रहे हो, तो याद रखिएगा ये चारों लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म यूज करना है जो कि है नॉयर। So N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So nominal scale क्या होती है, जिसमें आप आपका जो भी डेटा होता है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, उनको नाम देते हो और आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपका जो भी डेटा होता है, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैटेगराइज कर देते हो और क्लासिफाई करते हो या फिर डिवाइड कर देते हो, उसे हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल क्या होती है, ऑर्डिनल स्केल में आप सेम नॉमिनल की तरह ही करते हो, लेकिन नॉमिनल में आप क्या करोगे, आपके जो चीजें हैं उनको उनको एक रैंक दोगे, ऑर्डर दोगे। उसी तरीके से इंटरवल, इंटरवल स्केल क्या होती है, जिसमें ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपके पास वस्तुएं होंगे, उन वस्तुओं को आप एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, आप उनको बेसिकली अंतराल देते हो। उसी तरीके से रेशो, रेशो में इंटरवल के आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, उसी के साथ साथ रेशो में आपका जो जीरो है, जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। तो याद रखिएगा ये जो चारों लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, इनको मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपने नोट्स को एक बार देख ले, तो उनको ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और मैंने अपने लेक्चर सीरीज में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। सो अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट्स होंगे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप लेक्चर और नोट्स एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो ये आपका जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में आपको दिया गया है एक ऐसा पैमाना, मतलब एक ऐसी स्केल जिसको आप उसके वस्तुओं के विशेषताओं के बेसिस पर उसको कैटेगराइज करते हो, उसको निर्दिष्ट करते हो। मतलब आपके पास जो भी स्केल है, एक ऐसी स्केल जिसको आप उनके ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर उनके ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, सो वो स्केल होती है आपकी नॉमिनल स्केल, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र स्केल, नाम मात्र पैमाना। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, जो कि है नाम मात्र, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल याद रखिएगा एक ऐसी स्केल है जिसको आप उसके ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो। मतलब ऐसा एक पैमाना आता है जिसमें आप उनके वस्तुओं की विशेषताओं के बेसिस पर उनको निर्दिष्ट करते हो। सो आपको याद रखना है। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूनों के चयन की प्रक्रिया में उचित क्रम में दिए गए चरणों की व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। इस प्रश्न में हमें नमूनों के प्रक्रिया गिवन है, नमूनों के जो प्रक्रिया है उनके कुछ चयन गिवन है, मतलब आपके जो सैंपल्स के प्रोसेस है उनके कुछ स्टेप्स हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं और उन्हें हमें एक सही क्रमांक में अरेंज करना है, मतलब उन्हें हमें एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, आप जब भी आपका जो सैंपल है उसको सिलेक्ट करते हो, जब भी आपके नमूने को चुनते हो, तो आप फर्स्ट स्टेप में, आप फर्स्ट चयन में आप क्या करोगे, आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे। सो यहाँ पर डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, जिससे हम कहते हैं संक्षिप्त को परिभाषित करना। सो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्टेप आता है, मतलब आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे, आपकी जो जनसंख्या है उसको बताओगे, आपकी जनसंख्या में टोटल कितने लोग हैं, आप किस जनसंख्या पर रिसर्च करने वाले हो, आप ये पहले बता देते हो। आपकी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनको आप बता देते हो कि कितने मेंबर्स है आपकी पूरी पॉपुलेशन में। आपकी पॉपुलेशन में कितने, मतलब आपकी जनसंख्या में टोटल कितने व्यक्ति है आप बता देते हो। आप आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे। देन उसके बाद आपने
पॉपुलेशन को डिफाइन कर लिया, देन उसके बाद आप आपकी सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करोगे, सैम्पलिंग फ्रेम का विकास करोगे आप। सो यहाँ पर जो आपका सैम्पलिंग फ्रेम है, डिफाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब सैम्पलिंग फ्रेम कैसे डेवलप करते हो आप देखोगे आपके पॉपुलेशन में टोटल कितने मेंबर्स है, आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हो। आप उनकी लिस्ट बना लेते हैं, उनकी सारी उन मेंबर्स की सारी आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, उस मेंबर्स की, उस व्यक्ति की, आप सारे व्यक्ति के जितने भी आपके पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। अब सैम्पलिंग फ्रेम आप इस तरीके से बना लेते हो। सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली एक लिस्ट होती है, एक पर्चा होता है, उसमें आप सारे आपके जो पॉपुलेशन में सारे जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हो, मतलब हर एक मेंबर की आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। देन अब सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करने के बाद, मतलब नमूना फ्रेम का विकास करने के बाद, आप उसके बाद आप आपका जो सैंपल का साइज है उसको डिटरमाइन करोगे। मतलब आप बताओगे कि आप कितना सैंपल लेने वाले हो, आप कितने लोगों को लेने वाले हो। यहाँ पर आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट में से आप चुन लोगे कि आप कितने लोगों को लेने वाले हो, आपका साइज सेलेक्ट करने वाले। मान लीजिए आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, आपकी जो पूरी जनसंख्या में टोटल 100 लोग हैं, 100 मेंबर्स हैं। आपने सैंपल का साइज सेलेक्ट कर लिया कि मैं से 50 लोगों को लेने वाला हूँ या फिर लेने वाली हूँ। तो आप क्या करोगे, सैम्पलिंग फ्रेम में से आप 50 लोगों को चुन लोगे। तो आपका सैंपल साइज आप डिटरमाइन करोगे, मतलब आपके नमूने का आकार निर्धारित करोगे आप। ओके, तो यहाँ पर जो नमूने का आकार निर्धारित करना है, ये आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा, ये आपका थर्ड चयन हो जाएगा। देन उसके बाद आपने आपका जो सैंपल का साइज है उसको डिटरमाइन कर लिया। देन उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे, मतलब आप बताओगे कि आप किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करने वाले हो। क्या आप प्रोबेबिलिटी मेथड से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को लेने वाले हो, मतलब आपकी जनसंख्या में से व्यक्ति को लेने वाले हो, या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में मेथड से आपकी पॉपुलेशन में से मेंबर्स को लेने वाले हो, ये आप बताते हो। तो यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग मेथड, मतलब कि नमूने के विधि निर्दिष्ट करना, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। देन लास्ट अब आपके सैंपल्स को सिलेक्ट कर लोगे, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, मतलब आपके नमूनों को चुन लोगे। यहाँ पर आप इस तरीके से इन सारे चयन में आप आपकी जो सैम्पलिंग का प्रोसेस है, मतलब आपकी जो नमूने की प्रक्रिया है, ये परफॉर्म करते हो। इस तरीके से आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लेते हो, जो कि आपका सैंपल बन जाती है। मतलब आपके जो जनसंख्या है उसमें से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपके नमूने बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्रमांक में आपके जो नमूने हैं उनको एक स्टेप्स में चुन लोगे, मतलब आपके सैंपल्स है उनको सिलेक्ट कर लोगे इन सारे स्टेप्स में। सो ये स्टेप्स, ये आपको क्रमांक ऑप्शन 3 में गिवन है। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शोध पत्र किसी शोध कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट है जो आधारित है। A research paper is a brief report of research work based on। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि आपका जो रिसर्च का आपका काम होता है, आप ये आपके एक रिपोर्ट में लिखते हैं जिसको आप कहते हैं रिसर्च पेपर। सो आपके जो रिसर्च पेपर होता है वो आपका जो कौन से डेटा पर बेस्ड होता है, या प्राइमरी डेटा या फिर सिर्फ सेकेंडरी डेटा, या प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बोथ, मतलब केवल प्रथम डेटा या फिर केवल गौण डेटा, या फिर ये दोनों भी डेटा पर आपका आधारित होता है आपका रिसर्च पेपर, मतलब आपका शोध पत्र। अब याद रखिएगा आपका जो शोध पत्र है, शोध पत्र में आप रिसर्च में जो भी कार्य करते हो, रिसर्च में आपका जो भी वर्क होता है उसका एक रिपोर्ट लिखते हो आपके रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर में आप पूरा ब्रीफ में बताते हो आपने रिसर्च में क्या काम करा है। तो जैसे कि मान लीजिए अब मैंने रिसर्च में काम करा है किसी एक ड्रग पर, जो कि है किसी आपके जो है हार्ट डिसीज के अगेंस्ट मैंने एक न्यू ड्रग डेवलप किया है। मान लीजिए मैंने एक ड्रग डेवलप किया हार्ट डिसीज के अगेंस्ट, तो उसके पहले भी कई ड्रग होगी। तो मैं क्या करूंगी, पहले जो मतलब पहले अवेलेबल डेटा होगा उसका थोड़ा बहुत यूज करूंगी, मतलब जो सेकेंडरी डेटा होगा उसका पहले यूज करूंगी। अब उसके बेसिस पर मैं एक न्यू ड्रग बनाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू ड्रग बनाया। रिसर्च में हम नई नई चीजों पर काम करते हैं, मतलब अपने शोध में हम कुछ नया नया काम करते हैं, नए कार्य पर काम करते हैं। सो उसी तरीके से हम क्या करते हैं रिसर्च में, मान लीजिए मैंने एक ड्रग बनाया, तो ड्रग बनाने के लिए मुझे पुराने रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, जो पहले रिसर्चर ने किए हैं। जो पुरानी ड्रग होगी हार्ट डिसीज के अगेंस्ट, वो मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बेसिस पर मैं एक न्यू ड्रग बनाऊंगी, मतलब मेरे पास अवेलेबल डेटा का मैं यूज करूंगी, और जो मैं
अवेलेबल डेटा का यूज करते हुए एक न्यू डेटा बनाऊंगी, न्यू डेटा जनरेट करूंगी। तो मैंने क्या किया, पहले सेकेंडरी डेटा यूज करा, फिर प्राइमरी डेटा यूज करा। मतलब मैंने पहले गौण डेटा यूज करा, फिर प्राथमिक डेटा यूज करा। मतलब मैंने यहाँ पर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों का यूज करा। सो याद रखिए, आपका जो रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च वर्क में आप दोनों टाइप के डेटा का यूज करते हो। मतलब दोनों टाइप का आपका डेटा होगा, प्राथमिक डेटा और गौण डेटा। प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी। सो आप प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा दोनों का यूज करूंगी। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, जो मैं खुद अपने न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी, उसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो अवेलेबल डेटा हो, जो जिसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन हमें पता होगी, वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सो रिसर्च में हम ये दोनों भी टाइप का आपका डेटा होता है। आपके जो रिसर्च का वर्क होता है, ये दोनों ही डेटा पर बेस्ड होता है। सो आपका जो रिसर्च का पेपर होगा, मतलब आपके जो शोध पत्र होगा, शोध पत्र में आपके पास जो भी डेटा होगा, वो डेटा आपका प्राथमिक डेटा और गौण डेटा, ये दोनों पर आपका रिसर्च पेपर आधारित होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, जो कि है आपका प्राथमिक और गौण डेटा दोनों भी, मतलब बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अगला प्रश्न, उपचार एक दूसरा शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ये टर्म हम कौन से वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। मतलब आपका जो उपचार, उपचार ये एक टर्म और ये एक शब्द, ये किस चर के लिए यूज करा जाता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन में सारे चर से रिलेटेड हमें ऑप्शन दिया गए हैं, मतलब आपके जो वेरिएबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके वेरिएबल से आप वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते, मतलब आपके चरों के बीच का संबंध बताते हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो मेन वेरिएबल होते हैं, जो कि होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम कहते हैं निर्भर चर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप इफेक्ट देखते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपके जो स्वतंत्र चर और निर्भर चर के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, आप ये देखते हो कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कैसा प्रभाव दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, मतलब प्रायोगिक रिसर्च में, प्रायोगिक शोध में। तो याद रखिएगा, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम ज्यादा करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं। हम अपना आपका जो स्वतंत्र चर होता है, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें हम हेर फेर करते हैं, इसमें हम चेंजेस करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, ये देखने के लिए इसका प्रभाव कैसा दिखा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा प्रभाव दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हेर फेर कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर को हम उपचार भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, स्वतंत्र चर को हम उपचार चर कहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सेकंड, जो है कि आपका स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट विकल्प आपका निर्भर चर, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट नहीं कहोगे, बल्कि डिपेंडेंट वेरिएबल को आप कहते हो ऑब्जर्व वेरिएबल, जिसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, उस पर कैसा इफेक्ट जो दिखा रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बस इफेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प, फर्स्ट विकल्प है, ये गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग चर जिसे हम मॉडरेटिंग चर कहते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों को अफेक्ट करता है, ये दोनों को हार्म करता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो मॉडरेटिंग वेरिएबल भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं हस्तक्षेप करने वाला चर। मतलब आपका जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा, ये आपका बताएगा कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या नेटवर्क है, किस वजह से आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच का आपको नेटवर्क बताता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल भी मतलब आपका हस्तक्षेप करने वाला चर भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा।
तो याद रखिएगा उपचर वेरिएबल, जैसे ये टर्म और ये शब्द यूज करा जाता है आपके स्वतंत्र चर के लिए, मतलब आपका जो ट्रीटमेंट ये टर्म है आपका यूज करा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। सो इस क्वेश्चन का आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड विकल्प, जो कि है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न, जनसंख्या जनगणना डैश शोध का एक उदाहरण है। पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, जनसंख्या जनगणना ये किस शोध का उदाहरण होगी, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन सेंसस है ये किस रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता करना है। सो पॉपुलेशन सेंसस मतलब कि जो जनसंख्या जनगणना होती है, ये इस शब्द का अर्थ क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन सेंसस का मीनिंग क्या होता है आपको पता, ये पहले पता होना चाहिए। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है कि जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। यहाँ पर आप कोई सैंपल्स नहीं लेते हो, आप पूरी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होंगे हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप आपका नमूनों को चुन नहीं चुन सकते हो, बल्कि आप पूरे पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उससे हम कहते हैं जनसंख्या जनगणना, जिसे हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं। तो पॉपुलेशन सेंसस में मतलब कि जनसंख्या जनगणना में आप क्या कर रहे हो, हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हर एक व्यक्ति से हर एक मेंबर से पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो। सर्वे के थ्रू आप क्या करोगे, पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपके जो जनसंख्या जनगणना है मतलब पॉपुलेशन सेंसस है, ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होंगे। तो याद रखना है आपको, जो आपका पॉपुलेशन सेंसस है मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, ये भारत में हर 10 साल पर करवाया जाता है ये सर्वे, जिसके थ्रू आप जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन सेंसस है ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है ये आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होगी। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। इंपायरिकल का मतलब क्या होता है, इंपायरिकल रिसर्च, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंद्रियानुभविक शोध। इसमें क्या होता है, आप आपके अनुभव का इस्तेमाल कर रिसर्च परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आप। तो यहाँ पर एम्पायरिकल रिसर्च में आप आपके एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और आपके अनुभव को आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म करते हो। लेकिन पॉपुलेशन सेंसस में आपको अनुभव को आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे या फिर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लिनिकल, जिसे हम हिंदी में भी क्लिनिकल शोध कहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च। सो क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन के इलनेस और उनकी हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है जनसंख्या के आप हर एक मेंबर के आप क्या करोगे इसमें क्लिनिकल रिसर्च में उनके बीमारी के बारे में आप स्टडी करोगे। सो यहाँ पर आप कोई बीमारी के बारे में किसी की स्टडी नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा। देन एक्शन रिसर्च, जिसे हम कहते हैं क्रियानिष्ठ। सो एक्शन रिसर्च में आप इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब आप कोई तत्काल समस्या को हल करते हो। सो यहाँ पर आप कोई समस्या को हल नहीं निकाल रहे हो, बल्कि आप सर्वे कंडक्ट करवाओगे। सो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है सर्वे सर्वेक्षण। एंड if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is। यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो
वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है, मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। सो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। सो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय। तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया, मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उससे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। सो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है, अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, जो गलत ऑप्शन आपको जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना, मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाने चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है, आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो,
समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने में अगर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का, शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.